हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है सभी का आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आरके मंथन लाइव पर। बेटा, इससे पहले मैंने जो वीडियो बनाई थी, हमने सल्तनत काल ये शुरू किया था। कौन सा बेटा? सल्तनत काल हमने शुरू किया था। और इस सल्तनत काल में बेटा हमने एक वंश पढ़ लिया है। कौन सा? गुलाम वंश। ठीक है। तो दूसरा है खिलजी वंश, जिसने सबसे कम समय तक शासन किया था। ठीक है। दूसरा क्या है बेटा? खिलजी वंश, जो मैं तुम्हारे सामने आज लेकर के उपस्थित हूँ। ठीक है। हाँ, तो क्या पढ़ने जा रहे हैं बेटा आज हम पढ़ने जा रहे हैं खिलजी वंश। क्या पढ़ने जा रहे हैं बेटा? खिलजी वंश। ठीक है बेटा, क्या पढ़ने जा रहे हैं? खिलजी वंश आज हम पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है। हाँ, तो तुम्हारा आने वाला जो भी एग्जाम होगा, तुम्हें यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। जो मैं ये सल्तनत काल जो टॉपिक कंप्लीट कराने वाला हूँ, यहाँ से मैं इस तरह से इसको बेटा वो किया है कि कोई क्वेश्चन, कोशिश तो ये की गई है कोई भी क्वेश्चन बाहर ना जाए। ठीक है। चलो तो फिर सीधे अपने टॉपिक पर चलते हैं। ठीक है बेटा, देर नहीं लगाते, सीधे टॉपिक पर चलते हैं। ठीक है बेटा। हाँ, तो कौन सा पढ़ने वाले बेटा आज हम पढ़ने वाले हैं सल्तनत। ठीक है। सल्तनत में खिलजी वंश पढ़ने वाले हैं। चलो, अगर तुमने इससे पहले गुलाम वंश नहीं देखा है तो देख लेना बेटा। ये मान लो कि कम से कम 2.5 से 3 घंटे का मैटर मैंने वहां पर 1-1.25 घंटे में पूरा किया है। ठीक है। चलो, देखना, जब देखोगे तब मालूम पड़ेगा कि हाँ बिल्कुल सही बात है। चलिए, तो हम किसकी बात कर रहे हैं बेटा? हम सबसे पहले बात कर रहे हैं खिलजी वंश की। किसकी बात कर रहे हैं बेटा? खिलजी वंश की बात कर रहे हैं। चलो देखो, किस वंश की बात कर रहे हैं बेटा? हम खिलजी वंश की बात कर रहे हैं। तो खिलजी वंश का बेटा शासनकाल जो है वो कितना है? 1290 से 1320। 1290 से 1320, यानी करीब कितना? 30 ईयर। और कल हम ये बात बता चुके थे कि सल्तनत में 5 राजवंश आते हैं। ठीक है, जिसमें से कौन कौन है बेटा? पहला है गुलाम वंश, दूसरा है खिलजी वंश, तीसरा है तुगलक वंश, चौथा है सैयद वंश और 5वां है लोधी वंश। ठीक है। तो सबसे ज्यादा शासन करने वाला कल मैंने बताया था तुगलक वंश है, लगभग 93-94 साल उसने शासन किया। उसके बाद में बेटा गुलाम वंश है, जिसने 84 साल शासन किया। और उसके बाद में बताया बेटा लोधी वंश, जिसने 75 साल शासन किया। और उससे कम बताया सैयद वंश, जिन्होंने 37 साल शासन किया। और सबसे कम शासन करने वाले कौन थे बेटा? ये खिलजी थे, जिन्होंने करीब कितना बेटा? 30 साल तक शासन किया। क्या किया बेटा? 30 साल तक शासन किया था। तो ये हमने देख लिया था। ठीक है। तो देखो बेटा, संस्थापक कौन है इसका बेटा? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। कौन है बेटा? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। इसने बेटा खिलजी वंश की स्थापना की थी, खिलजी वंश की शुरुआत की थी। और तुम्हें पता है बेटा, जो गुलाम वंश का अंतिम शासक था कौन? क्यूमर्स की इसने हत्या कर दी थी। और किसकी स्थापना की बेटा इसने? खिलजी वंश की। ठीक है। तो इसका जो उत्कर्ष था बेटा वो कैकोबाद के समय में हुआ था। गुलाम वंश का जो शासक था कैकोबाद, जो 10वां शासक था, क्यूमर्स से पहले यही था। तो कैकोबाद के शासन काल में हुई थी, क्योंकि उसने इसे शाइस्ता खां, किसकी बेटा? शाइस्ता खां और आरिज ममालिक। तो बेटा इसे ये जो उपाधियां दी गई थी, किसको? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को। एक तो शाइस्ता खां की उपाधि दी गई थी और एक आरिज ममालिक की उपाधि दी गई थी। ये किसने दी थी बेटा? ये कैकोबाद ने दी थी। किसने दी थी? कैकोबाद ने। और तुम्हें पता है, मैंने बताया था कल कि कैकोबाद को लकवा मार गया था। उसके बाद में क्यूमर्स बना, जिसकी हत्या किसने कर दी? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने कर दी। और नए वंश की स्थापना, नए वंश की शुरुआत की किसकी? खिलजी वंश की। तो शासनकाल इसका ये था, 30 ईयर के समथिंग इन लोगों ने शासन किया। ठीक है। और इसका उत्कर्ष जो हुआ, इसकी शक्ति में जो वृद्धि हुई, वो किसके समय में हुई बेटा? कैकोबाद के समय में हुई थी, जो गुलाम वंश का 10वां शासक था। ठीक है। तो इसे शाइस्ता खां और आरिज ममालिक की उपाधि किसने दी थी बेटा? इसी ने दी थी, कैकोबाद ने। चलो, तो हम सीधे चलते हैं बेटा खिलजी वंश पर। किस पर बेटा? खिलजी वंश की हम बात करते हैं। ये देखो बेटा, देखो बेटा, तो सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। बेटा इसका अगर देखा जाए खिलजी वंश में, तो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण अगर जो है तो वो है अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है। उसने बहुत कार्य किए,
लेकिन जलालुद्दीन खिलजी क्योंकि ये उसका संस्थापक था तो इसके भी कार्य हमें देखना अनिवार्य है। और देखो क्या क्या है। तो बेटा इसका जो शासनकाल है बेटा, इसका जो शासनकाल है वो कितना है बेटा, 1290 से 1296। तो लगभग 6 साल, 1290 से 1296, लगभग 6 साल का क्या है बेटा इसका कार्यकाल है। कितने साल का, लगभग 6 साल का इसका कार्यकाल है। ठीक है। अच्छा, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का राज्याभिषेक अपूर्ण किलोखरी के दुर्ग में हुआ था बेटा। किसमें हुआ था, अपूर्ण किलोखरी के दुर्ग में हुआ था। और इस किलोखरी दुर्ग को किसने बनवाया था बेटा, कैकोबाद ने बनवाया था। किसने बनवाया था, कैकोबाद ने। और बेटा किलोखरी को ही इसने अपनी क्या बनाया, राजधानी बनाया था। तो राजधानी किसे बनाया था बेटा, किलोखरी को बनवाया था। किसको बनवाया था, किलोखरी को बनवाया था। चलो नेक्स्ट देखते हैं बेटा। हाँ बेटा, इसके शासनकाल में मलिक छज्जू, क्या बेटा, मलिक छज्जू का विद्रोह हुआ जो कि बलबन का भतीजा था। और ये मलिक छज्जू कौन था बेटा, बलबन का भतीजा था, जिसने देखो लौह रक्त की नीति ये सारे जो किए थे। तो मलिक छज्जू का क्या हुआ था बेटा, विद्रोह हुआ था, इसने विद्रोह किया था। और ये कहाँ का सूबेदार था बेटा, कहाँ का इकतादार था, ये कड़ा मानिकपुर का। कहाँ का बेटा, कड़ा मानिकपुर। ये कड़ा मानिकपुर जो है वर्तमान प्रयाग के आसपास का क्षेत्र है। कड़ा मानिकपुर प्रयागराज था वो, ठीक है, प्रयागराज के पास में है। वहां का ये क्या था बेटा, इकतादार था या सूबेदार था। इसके विद्रोह को दबा दिया गया, इसके विद्रोह को क्या किया बेटा, दबा दिया गया। लेकिन इसे क्षमा भी कर दिया गया। लेकिन क्षमा तो कर दिया, लेकिन इसे अब सूबेदार नहीं रहने दिया गया। और इसने जलालुद्दीन ने कड़ा मानिकपुर का सूबेदार किसे बना दिया बेटा, अपने भतीजे अलाउद्दीन को बना दिया। क्या कर दिया बेटा, अपने भतीजे अलाउद्दीन को क्या कर दिया इसने, कड़ा मानिकपुर का। और ये जो अलाउद्दीन था बेटा, ये इसका न केवल भतीजा था, दामाद भी था। तो इसका भतीजा और दामाद, ठीक है, दोनों था। ये अलाउद्दीन खिलजी को मतलब बना दिया। और यहीं से अलाउद्दीन का उत्कर्ष प्रारंभ हुआ। यानी जब इसे क्या बना दिया बेटा, कड़ा मानिकपुर का सूबेदार बना दिया, यहीं से उसका उत्कर्ष शुरू होता है। और बहुत महत्वाकांक्षा हो जाती है उसे, सुल्तान बनने की महत्वाकांक्षा हो जाती है। ठीक है। हाँ, तो सल्तनत काल में दक्षिण भारत पर पहली बार जलालुद्दीन के शासनकाल में ही आक्रमण हुआ था बेटा। दक्षिण भारत पर अब तक बेटा आक्रमण नहीं हुए थे। पहली बार जो आक्रमण हुआ दक्षिण भारत पर वो किसके शासनकाल में हुआ बेटा, हाँ बेटा देखो, तो मैं क्या बता रहा था बेटा कि सल्तनत काल में दक्षिण भारत पर पहली बार जलालुद्दीन के ही शासनकाल में क्या हुआ था बेटा, आक्रमण हुआ था। जिसका नेतृत्व किसने किया बेटा, अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। यानी आक्रमण जो हुआ था वो तो जलालुद्दीन के समय में हुआ था, लेकिन किया किसने था, तो अलाउद्दीन ने किया था। किसने किया था बेटा, अलाउद्दीन ने किया था। यह आक्रमण देवगिरी पर हुआ था। किस पर हुआ था बेटा, देवगिरी पर हुआ था, जहां का शासक क्या था बेटा, रामचंद्र देव था। कौन था बेटा, रामचंद्र देव था। देवगिरी का जो शासक था वो कौन था बेटा, रामचंद्र था। इसी के मतलब शासनकाल में, किसके, जलालुद्दीन के शासनकाल में पहली बार इस पर क्या हुआ था बेटा, आक्रमण हुआ था। और बेटा इस पर क्यों आक्रमण हुआ था ये अभी मैं तुम्हें बताने वाला हूं कि क्यों किया था, कारण क्या था, क्या आरोप लगा करके किया था। ठीक है। हाँ, तो दक्षिण भारत पर सबसे पहले सल्तनत काल में किसके काल में आक्रमण हुआ था, तो किसके में हुआ था बेटा, जलालुद्दीन खिलजी के में। और किसने किया था, तो आंसर देंगे हम, अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। ठीक है। अच्छा बेटा, दूसरी बार क्या बेटा, दूसरी बार अलाउद्दीन ने दक्षिण भारत पर आक्रमण बिना जलालुद्दीन की अनुमति के किया। तो बेटा इसने दूसरी बार भी आक्रमण किया, लेकिन उस समय जलालुद्दीन की क्या नहीं ली, इसने अनुमति नहीं ली और इसने सीधा आक्रमण कर दिया वहां पर। और वहां से उसे अपार धन संपदा मिली। और इस अपार धन संपदा ने और ज्यादा इसकी महत्वाकांक्षा बढ़ा दी। और ये अपने ससुर की हत्या तक पहुंच गया। इसने अपने ससुर की, कौन थे, जलालुद्दीन की क्या कर दी, हत्या भी कर दी। ठीक है। तो ये इसको महत्वाकांक्षा पनपती चलेगी इसकी, इसे वहां से अपार धन संपदा मिली। ठीक है। अच्छा, एक वाकया है बेटा जलालुद्दीन के शासनकाल का, कि कहा जाता है कि ये बहुत उदार प्रवृत्ति का व्यक्ति था, बहुत ज्यादा उदार था। लेकिन एक बार इसे भड़का दिया लोगों ने। एक संत थे सीदी मौला,
हैं, ईरान के संत थे एक सीदी मौला, ठीक है, ईरानी थे। तो भड़का दिया कि वो तुम्हारे राज्य को क्या करना चाहते हैं, अबदस्त करना चाहते हैं। तो इसने मतलब जो है सीदी मौला को हाथियों से कुचलवा कर क्या करवा दी बेटा, उनकी मृत्यु दंड दे दिया उनको हाथियों से कुचलवा करके। लेकिन वो झूठ बात थी, तो इसलिए कहा जाता है कि ये इनके शासनकाल में इनके ऊपर एक कलंक लगा था, ठीक है। हाँ, तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने सीदी मौला को मृत्यु दंड दिया था, जो कि ईरान का एक सज्जन था, यानी ठीक आदमी था। लंगर चलाकर लोगों को भोजन कराता था। तो बेटा लंगर चलाकर फ्री में भोजन कराता था तो अच्छा ही व्यक्ति होगा, ठीक है, कराता था। लेकिन लोगों द्वारा उसे भड़काया गया कि सीदी मौला उसे अबदस्त करना चाहता है, यानी उसके राज्य को हड़पना चाहता है। यह घटना जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के जीवन का पर एक कलंक है, ठीक है। तो ये एक वाकया है इनके समय का कि गलत निर्णय इनसे हुआ था कि दूसरे लोगों की बातों में आकर के और उसकी हत्या करवा दी थी, ठीक है। हाँ, देखिए बेटा, जलालुद्दीन का मानना था कि बड़ा ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और मैंने इसलिए इसको हाईलाइट भी किया है कि भारत को कभी भी सही मायने में इस्लामी राज्य नहीं बनाया जा सकता। किसका मानना था बेटा ये जलालुद्दीन का ऐसा मानना था कि भारत को कभी भी सही मायने में इस्लामी राज्य नहीं बनाया जा सकता। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, कभी भी पूछा जा सकता है, ठीक है। हाँ, तो याद रखेंगे इस बात को कि भारत को कभी भी सही मायने में इस्लामी राज्य नहीं बनाया जा सकता, इस्लामी राष्ट्र नहीं बनाया जा सकता। ये किसका मानना था बेटा, तो ये जलालुद्दीन, ठीक है, जलालुद्दीन का मानना था। चलो देखो बेटा आगे, और बेटा ये कितना उदार था, क्या बेटा ये कितना उदार था, वो उसकी उदारता इसके कथन से अंदाजा लगाया जा सकता है। उसकी उदारता का अंदाज है उसके इस कथन से लगाया जा सकता है। क्या है कथन बेटा उसका, मैं मुसलमान के एक बाल की कीमत 10 किलो की कीमत से ज्यादा मानता हूं। इसका मतलब हिंसा में बिल्कुल भी वो नहीं करता था और किसी भी व्यक्ति को तंग नहीं करना चाहता था। उसने कहा कि एक बाल की कीमत 10 किलो जो वस्तुएं होती हैं, जैसे लूट करते हैं तो वस्तुएं मिलती है ना, वहां से धन संपदा मिलती है, तो 10 किलो संपदा के बराबर, 10 किलो धन दौलत के बराबर वो एक बाल की कीमत मानता है? तो वास्तव में उदार था, उदार प्रवृत्ति का था। चलो बेटा, तो अलाउद्दीन को क्या बेटा 1296 ईस्वी में अलाउद्दीन ने कड़ा मानिकपुर, बेटा उदार व्यक्ति होते हैं वो ऐसे ही वो हो जाते हैं जो लोगों पर मतलब भरोसा भी करते हैं और सताते भी नहीं है। जैसे बलबन के भतीजे क्या किया बेटा, विद्रोह किया, लेकिन उसके बाद भी उसे माफ कर दिया गया, ठीक है। हाँ, तो 1296 ईस्वी में अलाउद्दीन ने कड़ा मानिकपुर ये कहाँ बेटा, इलाहाबाद के पास में, प्रयाग के पास में, जलालुद्दीन की क्या कर दी बेटा, हत्या कर दी। हाँ बेटा, तो कड़ा मानिकपुर यानी इलाहाबाद प्रयागराज में क्या कर दी बेटा, इसकी हत्या कर दी। किसकी, जलालुद्दीन की। किसने कर दी बेटा, अलाउद्दीन ने। किसने, अलाउद्दीन खिलजी ने। तो चलिए अलाउद्दीन ने इसकी हत्या कर दी, तो फिर शासक कौन बनेगा, अलाउद्दीन बनेगा। कौन बनेगा बेटा, अलाउद्दीन शासक बनेगा। तो अलाउद्दीन के बारे में देखते हैं बेटा। देखो बेटा, अलाउद्दीन का जो शासन काल है बेटा वो कितना है, 1296 से लेकर के 1326, 1296 से लेकर के 1316, सॉरी 1296 से 1316, लगभग कितना बेटा, देखो 96 से 16 लगभग 20 साल के समथिंग हो गए लगभग। हाँ, तो टोटल 30 साल था, 20 साल तो यही शासन किया इसने, है 2/3। तो इसका शासनकाल जो था वो कितना था बेटा, 1296 से 1326। अमीर खुसरो ने अपनी पुस्तक खजाइन उल फुतूह में क्या कहा है बेटा, इसे कहा है बेटा विश्व का सुल्तान, इसे कहा है बेटा सुल्तानों का सुल्तान, इसे कहा है बेटा जनता का चरवाहा, है जनता की देख रेख करने वाला, और युग का विजेता। क्या बेटा, युग का विजेता। तो क्या कहा है बेटा, विश्व का सुल्तान, सुल्तानों का सुल्तान, जनता का चरवाहा, युग का विजेता। ये सारी उपाधियां, ये सारे टाइटल किसके लिए दिए हैं बेटा, अलाउद्दीन खिलजी के लिए। किसने दिए हैं बेटा, अमीर खुसरो ने।
अपनी किस पुस्तक में बेटा? खजाइन उल फुतूह है। खजाइन उल भी मिलता है, ना पर ऊ की मात्रा लगा के नुल लगाते थे, खजाइन उल। हाँ, कहीं फतूह भी मिलता है, कोई बात नहीं, खजाइन उल फतूह इसमें इन्होंने कहा है। अच्छा, इसके बचपन का जो नाम था बेटा वो क्या था? बचपन का जो नाम था वो था अली। क्या नाम था बेटा? अली है। तथा गुरसास्प, क्या बेटा? गुरसास्प, ये उसके बचपन के नाम थे, अली या गुरसास्प। ठीक है, चलो। हाँ बेटा, उसकी दो महत्वाकांक्षाएं थी बेटा। क्या क्या महत्वाकांक्षाएं थी? एक तो थी विश्व विजेता बनने की और एक थी नया धर्म चलाने की। ठीक है, तो एक विश्व विजेता बनने की और एक नया धर्म चलाने की उसकी दो महत्वाकांक्षाएं थी, उसके दो सपने थे, ऐसे मान लीजिए। तो बेटा उसने ये बात अपने एक दोस्त से शेयर की, जो दिल्ली का क्या था बेटा? कोतवाल था, अलाउल मुल्क। तो उससे शेयर की कि, तो उसने कहा कि हाँ यार बिल्कुल कर सकते हो, क्यों नहीं कर सकते हो। लेकिन ये एक निरंकुश टाइप का शासक था, तो डर भी होता है बेटा कि निरंकुश टाइप का शासक है और अगर उसे सलाह दी जाए तो उसे बुरा लग गया तो फांसी भी लगवा सकता है। तो उसने इस तरह से मतलब इसको समझाया कि इसे बुरा भी ना लगे और बात भी मतलब जो सही, सलाह भी सही दे दे। तो एक तो नया धर्म चलाने की इसकी योजना थी और विश्व विजेता बनने की योजना थी। ठीक है, तो उसने प्रारंभिक दौर में उसके ये क्या थे बेटा? सपने थे। लेकिन एक मित्र था उसका, उसने उसे समझाया कि बिल्कुल सही बात है कि बिल्कुल तुम ये विश्व विजेता भी बन सकते हो और नया धर्म भी चला सकते हो, लेकिन नया धर्म चलाने से पहले बहुत ज्यादा लोगों को अपना क्या कर लो? फॉलोअर्स बना लो, क्योंकि ज्यादा फॉलोअर्स होंगे तुम्हारे तभी तो धर्म ज्यादा बड़े पैमाने पर हम फैला पाएंगे। दूसरा कि विश्व विजेता बनने से पहले क्यों ना पहले पूरे भारत को अपने नियंत्रण में कर लिया जाए, और जब पूरे भारत को नियंत्रण में कर लिया जाएगा तो शक्ति बहुत ज्यादा हो जाएगी, फिर विश्व विजेता का सपना साकार हो जाएगा। और ये गुण तुम्हारे अंदर है बिल्कुल, लेकिन मेरा मानना यह है कि पहले ये काम किया जाए। तो इसके समझ में हाँ भाई लॉजिक, बात तो लॉजिक की है, उसके ईगो भी हर्ट नहीं हुआ और उसने अपनी बात भी कह दी। तो उसने इस बात को मान लिया। तो वो बेटा क्या लगा रहा बेटा? भारत के क्षेत्रों में उत्तर भारत को भी उसने विजित किया, दक्षिण भारत के भी काफी क्षेत्रों को विजित किया, और बेटा कभी भी ये हारा नहीं। सबसे मजेदार बात क्या है? कभी ये हारा नहीं। तो इसलिए बेटा तुमने देखा होगा सिकंदर सानी है, क्या है? सिकंदर सानी, द्वितीय सिकंदर, ये उपाधियां इसने धारण की थी। लेकिन धीरे 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 इसे वास्तविकता का ज्ञान हो गया, तो इसकी जो ये दो सपने थे ये कालांतर में जाकर के गौड़ हो गए। ठीक है, कालांतर में जाकर के क्या हो गया बेटा? गौड़ हो गए। तो इसने सिकंदर सानी और द्वितीय सिकंदर की क्या बेटा? उपाधि धारण की। तो ध्यान रखेंगे बेटा, सिकंदर सानी किसे कहते हैं? अलाउद्दीन को कहते हैं। द्वितीय सिकंदर किसे कहते हैं? वो भी अलाउद्दीन को कहते हैं। ठीक है, इतना याद रखेंगे। चलो तो आगे चलते हैं अब हम। हाँ बेटा, ये बात मैंने तुम्हें बता दिया, लेकिन फिर भी देख लो। ठीक है बेटा, बता दिया फिर भी देख लो। क्या है कि अलाउद्दीन दिल्ली सल्तनत का ऐसा पहला सुल्तान था बेटा, ऐसा पहला सुल्तान था जिसने न केवल उत्तर भारत को जीता बल्कि दक्षिण भारत को भी जीता, और किसी भी युद्ध में क्या नहीं हुआ बेटा? पराजित नहीं हुआ। किसी भी युद्ध में पराजित नहीं हुआ। तो कहते हैं ना, जो जीता वही सिकंदर। तो इसलिए सिकंदर, द्वितीय सिकंदर। ठीक है, अलाउद्दीन के सेनापति तो इसके कौन कौन से सेनापति थे बेटा अलाउद्दीन के? ये अलाउद्दीन के सेनापति, देखो बेटा एक सेनापति था इसका उलूग खां, एक था बेटा नुसरत खां, एक था जफर खां, एक था अलप खां, और एक था मलिक काफूर जो बाद में मिला था इसे। क्या वो बाद में मिला था? तो बेटा ये उलूग खां और नुसरत खां ये उत्तर भारत के युद्धों का इन्होंने संचालन किया था। जफर खां और अलप खां इन्होंने मंगोलों के इसके समय में 6 आक्रमण हुए थे बेटा मंगोलों के, और उन मंगोलों के आक्रमण को दबाने में किसने बेटा? इन्होंने भूमिका निभाई थी। और दक्षिण भारत के जितने भी अभियान किए थे बेटा, दक्षिण भारत के 4 अभियान किए थे, और चारों अभियानों में इन्हें सफलता मिली, लगभग सफलता ही मिली थी। 3 में तो जीते थे और 1 में सफल हुए थे। जीतना इसलिए नहीं कहा जा सकता, उसमें कारण था एक। ठीक है, तो क्या बेटा उलूग खां और नुसरत खां इन्होंने उत्तर भारत के युद्धों का संचालन किया था। जफर खां और अलप खां बेटा मंगोल आक्रमण को विफल करने में इन्होंने बेटा महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, और
मलिक काफूर, ये बाद में मिला था बेटा, ये एक हिजड़ा था, इसे 10 मतलब 1000 दीनारी भी कहा जाता था इसको। तो चलो मैं अभी बताऊंगा वो उस बारे में। तो दक्षिण भारत के राज्यों का संचालन यानी उनको जीता था, तो वो इसके उसमें जीता गया, ठीक है। हाँ, तो ये इसके क्या थे, सेनापति थे। चलो आगे चलते हैं बेटा। देखो बेटा, तो अब हम बात करते हैं बेटा इसके दक्षिण भारत के अभियान। क्या बेटा, दक्षिण भारत के अभियान। देखो ध्यान से बेटा, क्या बेटा, दक्षिण भारत के अभियान। किसकी बात कर रहे हैं बेटा, दक्षिण भारत के अभियान, ठीक है। हाँ बेटा, तो मैंने ऐसे करके टेबल बना दी है, इसी में देख लो, ज्यादा बढ़िया रहेगा। तो यहां मैंने राज्य का नाम बेटा, क्या राज्य का नाम, और यहाँ किस सन में ये युद्ध हुआ था, अभियान किस सन में हुआ था, और इस समय जिस राज्य पर वो इन्होंने आक्रमण किया था उसका शासक कौन था, और इसके किस सेनापति ने उसका नेतृत्व किया, यानी अलाउद्दीन खिलजी के किस सेनापति ने उस युद्ध का नेतृत्व किया, और उसका परिणाम क्या निकला। तो परिणाम तो बेटा चाहे दक्षिण भारत के हों चाहे उत्तर भारत के हों, बस उसमें यह कहना है कि अलाउद्दीन खिलजी की क्या हुई, विजय हुई। एक कॉमन बात है, कॉमन क्यों है, क्योंकि बेटा इसने कोई युद्ध हारा ही नहीं, जब हारा नहीं तो सारे युद्धों में विजय किसकी होगी, इसी की होगी। तो बेटा 1296 है, 97 मिलता है ज्यादातर उसमें, तुम तो 1296 तो गुजरात पर इन्होंने आक्रमण किया। वहां का शासक कौन था बेटा, गुजरात का कर्णदेव था। कौन था, कर्णदेव। और इसका नेतृत्व किसने किया था बेटा, कौन सा सेनापति था, तो उलुग खां और नुसरत खां, ये दोनों इसके क्या थे बेटा, सेनापति थे। और विजय किसकी हुई बेटा इसमें, हाँ अलाउद्दीन खिलजी की विजय हुई। किसकी हुई बेटा, अलाउद्दीन खिलजी की, और सभी में अलाउद्दीन खिलजी की विजय हुई। इसे आप फिक्स कर दीजिए कि सब जगह किसकी विजय बेटा, अलाउद्दीन खिलजी की विजय। अच्छा, इसके बाद में जो आक्रमण किया वो किस पर किया बेटा, रणथंभौर पर, ठीक है। कब किया बेटा, 1301 में। हमीर देव यहाँ के शासक थे, ठीक है। और यही दोनों कौन कौन बेटा, उलुग खां और नुसरत खां, ये दोनों ने इसका नेतृत्व किया था। लेकिन इस युद्ध में बेटा, रणथंभौर के युद्ध में नुसरत खां मारा गया था। क्या बेटा, नुसरत खां इसका जो सेनापति था एक, वो मारा गया था। तो इस बात को याद रखेंगे कि रणथंभौर के युद्ध में नुसरत खां इसका जो सेनापति था वो मारा गया था, ठीक है। चलिए आगे है बेटा चित्तौड़। तो 1303 ईस्वी में हुआ था, और यहाँ के राजा थे रतन सिंह। ये तो तुमने खूब सुना होगा, रतन सिंह और पद्मावती वाली कहानी का, अलाउद्दीन खिलजी वहां गया था। तो वो साहित्यिक बातें हैं, लेकिन उनमें इतनी सत्यता नहीं है जितनी मतलब जो है, मतलब ऐतिहासिक नहीं है, वो साहित्यिक है, बस ऐसे मान लीजिए, ठीक है। हाँ, तो इसका खुद नेतृत्व किसने किया था बेटा, इसका नेतृत्व खुद अलाउद्दीन ने किया था, और इसमें अलाउद्दीन की विजय हुई थी, ठीक है बेटा। क्या हुई थी, अलाउद्दीन की विजय हुई थी। अच्छा, इसके बाद में एक हुआ था मालवा। क्या हुआ था बेटा, मालवा का अभियान किया, और यह का हुआ था बेटा 1305 में हुआ था। और महलक देव, कौन बेटा, ये यहाँ मात्रा नहीं है, महलक देव क्या थे बेटा, यहाँ के राजा थे। और आइन उल मुल्क के नेतृत्व में हुआ था बेटा, सेनापति आइन उल मुल्क था। और इसमें भी किसकी विजय हुई बेटा, अलाउद्दीन की विजय हुई। इसके बाद में एक है सिवाना और एक है जालौर। तो सिवाना का हुआ था बेटा अभियान 1308 में, और जालौर का हुआ था 1311 में। और सिवाना जो शिवाना के शासक थे वो कौन थे बेटा, शीतल देव थे। और जालौर के थे बेटा कान्हड़ देव। कौन थे बेटा, कान्हड़ देव। और इन दोनों का संचालन किसने किया बेटा, इन दोनों का सेनापति कौन था इन दोनों युद्धों में, कमालुद्दीन गुर्ग था। कौन था बेटा, कमालुद्दीन गुर्ग था, ठीक है। और इन सभी युद्धों में विजय किसकी हुई बेटा, अलाउद्दीन की हुई। किसकी हुई, अलाउद्दीन की हुई, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ हम बस ये देख रहे हैं कि मतलब ये सन के हिसाब से क्या करने के लिए, सीक्वेंस लगाने के लिए आ जाते हैं कि गुजरात, रणथंभौर, चित्तौड़, मालवा, सिवान और जालौर, सिवाना और जालौर के ये कैसे हुए। तो बेटा इसके लिए मैंने यहाँ एक ये लिख रखा है, तुम चाहो तो इसे याद कर लेना। गुरच मासिजा, गुरच मासिजा, गुरच मासिजा। क्या बेटा, गुरच मासिजा, गुरच मासिजा, गोरच मासिजा, गोरच मासिजा। इसका मतलब सबसे पहले बेटा क्या, गुजरात, फिर कौन सा, रणथंभौर, और फिर कौन सा बेटा, चित्तौड़, और फिर कौन सा बेटा, मालवा, और शिवाना और जालौर, ठीक है। ये सीक्वेंस है उत्तर भारत के जो राज्य थे उन पर आक्रमण करने का, ठीक है। अच्छा, जब बेटा ये
गुजरात अभियान जब किया था, चलो आगे बता दूंगा, आगे मैंने मेंशन कर रखा है। तो देखो बेटा, हाँ बेटा देखो, अभी वो ऊपर वाली बात बताऊंगा मैं, इसे देख लो पहले। बेटा गुजरात अभियान के दौरान राजा कर्णदेव जब वो हार गए, गुजरात के राजा जो थे, तो अपनी पुत्री देवल देवी को लेकर वो भागने में सफल हो गए, लेकिन उनकी पत्नी जो थी कमला देवी, ठीक है, पत्नी कमला देवी बेटा पकड़ी गई और उसे दिल्ली ले जाया गया उसकी सेना के द्वारा। और दिल्ली ले जाया गया तो बेटा किसने, अलाउद्दीन खिलजी ने उससे शादी कर ली। तो ये बात याद रखेंगे बेटा कि जो कर्णदेव राजा थे गुजरात के, युद्ध में जब हार गए तो वो मतलब जो भाग के जब गए तो अपनी बेटी को तो ले जाने में सफल हो गए, लेकिन पत्नी पकड़ी गई, पत्नी वहीं रह गई। तो कमला देवी को फिर सैनिकों ने पकड़ लिया और उसे दिल्ली ले जाया गया, और उससे शादी किसने कर ली बेटा, अलाउद्दीन ने कमला देवी से क्या कर ली बेटा, शादी कर ली। ठीक है, अच्छा अच्छा, जो ये राजा कर्णदेव थे, इन्होंने कहा बेटा देवगिरी में जाकर के शरण ली। किसमें जाकर के शरण ली बेटा, देवगिरी में जाकर के शरण ली। और इसी बहाने अलाउद्दीन ने देवगिरी पर आक्रमण किया। तो मैंने बताया ना कि सबसे पहला आक्रमण करने वाला कौन था, ठीक है, हाँ, देवगिरी पर किस बहाने से आक्रमण किया था, चलो हाँ, इसी बहाने से इन्होंने दक्षिण भारत में क्या किया था बेटा, आक्रमण किया था। इधर देखो बेटा, थोड़ा सा ये देख लो, ये क्या है, देखो बेटा, गुजरात अभियान के दौरान सेनापति नुसरत खां, किसने बेटा, सेनापति नुसरत खां ने मलिक काफूर को, किसको बेटा, मलिक काफूर को 1000 दीनार में खरीदा था, इसलिए उसे 1000 दीनारी भी कहते थे। क्या नाम था उसका बेटा, उसका 1000 दीनारी भी कहते थे। और मलिक काफूर जो था बेटा एक हिजड़ा था। क्या था बेटा, एक हिजड़ा था। लेकिन एक अन्य जो इतिहासकार हैं उनका ये मानना है, चर्चित लेखक देवदत्त पटनायक के अनुसार अलाउद्दीन खिलजी पहली बार गुजरात के बच्चा बाजार मतलब जहां गुलाम बच्चों का क्रय विक्रय होता था, है, तो गुजरात के कहां गए बेटा, बच्चा बाजार में गए, जहां गुलाम बच्चों की खरीद बिक्री होती थी। वहां कौन बेटा, बच्चा बाजार में मलिक काफूर से मिले और उसकी खूबसूरती को देखकर उस पर फिदा हो गए, और अलाउद्दीन खिलजी ने उसे 1000 दीनार देकर के खरीद लिया। ठीक है, इसीलिए उसे 1000 दीनारी कहते हैं। तो ये बेटा देवदत्त पटनायक का ऐसा मानना है, किसका, देवदत्त पटनायक का। लेकिन जो भी हो, कुल मिलाकर के इसे 1000 दीनार में खरीदा गया था। ठीक है, और ये फैक्ट ज्यादा इतिहासकारों के द्वारा मानना है। तो ऐसा ही मानते हैं कि गुजरात विजय के दौरान सेनापति नुसरत खान ने मलिक काफूर को 1000 दीनार में खरीदा था, इसलिए उसको 1000 दीनारी कहते हैं। और इसे किसके सामने बेटा लाके पेश किया, अलाउद्दीन के सामने। ठीक है, हाँ, तो उसका गुलाम हो गया। चलो आगे चलते हैं बेटा, ठीक है। हाँ बेटा, तो चलो देखो बेटा आगे, ये हमने बता दिया, ये भी बता दिया। ठीक है, तो अब देखते हैं बेटा इसके दक्षिण भारत के अभियान। क्या देखते हैं बेटा, दक्षिण भारत के अभियान। ठीक है, देखो बेटा दक्षिण भारत के अभियान किसकी बात कर रहे हैं बेटा हम, दक्षिण भारत के इसके जो अभियान थे। तो पहला अभियान बेटा देवगिरी पर था। कहां था, देवगिरी पर था। और ये अभियान क्या था बेटा, 1307-1308। ठीक है, 1307-1308 इसमें हुआ था। और यहाँ का राजा कौन था बेटा, रामचंद्र देव। कौन था बेटा, रामचंद्र देव। इस समय जब आक्रमण किया था उस समय कौन था, रामचंद्र देव। और अलाउद्दीन का सेनापति कौन था इसमें, मलिक काफूर। तो बेटा दक्षिण भारत के जितने भी अभियान हैं उनमें सब में मान लेना कि मलिक काफूर ही था। ठीक है, और विजयी हुआ इसमें बेटा। दूसरा अभियान था बेटा वारंगल का। कब हुआ ये अभियान बेटा, 1309 से 1310 ईस्वी के बीच में। और वारंगल का राजा कौन था बेटा, वारंगल का प्रताप रुद्र देव। ठीक है, और अलाउद्दीन का सेनापति था कौन, मलिक काफूर। ठीक है, विजय किसकी हुई बेटा, अलाउद्दीन खिलजी की विजय हुई इसमें भी। ठीक है,
अच्छा, फिर था बेटा होयसल का। किसका था बेटा? होयसल का। तो ये अभियान हुआ था 1311 ईस्वी में। राजा था यहाँ का बीरबल। कौन था? बीरबल। और अलाउद्दीन का सेनापति था बेटा मलिक काफूर। कौन था? मलिक काफूर। ठीक है। अच्छा, इसके बाद में बेटा मदुरा। किसका हुआ था? मदुरा अभियान। ये भी 1311 में हुआ था। है, यहाँ का राजा था बेटा कुलशेखर। इनकी मृत्यु हो गई थी, तो इनके दो पुत्र थे बेटा। क्या क्या नाम था बेटा? एक था वीर पांड्या और एक था सुंदर पांडे। इन दोनों में उत्तराधिकारी के लिए युद्ध हो रहा था। तो सुंदर पांडे ने किससे बेटा सहायता मांगी? मलिक काफूर से सहायता मांगी। तो मलिक काफूर ने इसकी हेल्प की और सुंदर पांडे को क्या बना दिया? वहां का राजा बना दिया मलिक काफूर ने। ठीक है। हाँ, परिणाम स्वरूप उसकी मदद हो गई और वो राजा बन गया। ठीक है। लेकिन ये जो वीर पांड्य है ये पकड़ा नहीं जा सका लास्ट तक, इसलिए माना जाता है कि इसमें मतलब जो है विजय अनिर्णायक रही। ठीक है। तो बस ये थे कितने बेटा? तो इसके लिए याद करेंगे बेटा देवा होम, ऐसे करके याद कर लो। ठीक है। देवगिरी, वारंगल और होयसल और मदुरा। ठीक है। ये सीक्वेंस अगर क्वेश्चन आता है तो ये सीक्वेंस इस तरह से हम याद कर लेंगे। ठीक है। चलो आगे देखते हैं बेटा। अच्छा, जब बेटा देवगिरी पर आक्रमण किया और जीत लिया उसको, तो क्या हुआ फिर देखो बेटा। देवगिरी के शासक रामचंद्र देव पराजित होकर दिल्ली गए। तो देवगिरी के जो शासक थे रामचंद्र देव, वो क्या हुआ? पराजित हो गए, दिल्ली गए। तो उन्होंने दिल्ली जाकर के अपनी बेटी झात्यापाली, क्या नाम था बेटा? झात्यापाली का विवाह अलाउद्दीन के साथ कर दिया। तो रामचंद्र देव ने अपनी बेटी झात्यापाली का विवाह किसके साथ कर दिया बेटा? अलाउद्दीन के साथ कर दिया। और अलाउद्दीन ने रामचंद्र देव को, ठीक है, राय रायन, क्या बेटा? राय रायन की उपाधि दी और राज्य वापस कर दिया। ठीक है। वारंगल के शासक प्रताप रुद्रदेव ने, वारंगल का प्रताप रुद्रदेव था, ये भी हरा था, नहीं, मलिक काफूर को कोहिनूर हीरा दिया जो गोलकुंडा की खान से निकाला था। है? कोहिनूर का पहला साक्ष्य यहीं से प्राप्त होता है। जैसे अभी ब्रिटेन में है ना कोहिनूर, है? हाँ, तो सबसे पहला साक्ष्य यहीं से मिलता है कि प्रताप रुद्रदेव ने, ठीक है, गोलकुंडा से जो कोहिनूर हीरा निकला था वो किसे दिया था बेटा? अलाउद्दीन खिलजी को दिया था। ठीक है। अच्छा, ये भी कहा जाता है कि प्रताप रुद्रदेव ने बेटा एक सोने की अपनी मूर्ति बनाई थी और हार मानने की हार अपने स्वीकार करते हुए उसके पास भेजी थी। तो एक तरह से ये मान लो कि वो एक तरह से जुर्माना था, जो भी मानो। तो ये भी एक इनके साथ वो है। तो ध्यान रखेंगे बेटा, कोहिनूर हीरा वाला पॉइंट ज्यादा अच्छा है कि सबसे पहला साक्ष्य कोहिनूर हीरा का कहाँ मिलता है बेटा? तो प्रताप रुद्रदेव द्वारा किसको? अलाउद्दीन खिलजी को दिए जाने से मिलता है। तो इतना याद रखना। ठीक है। आगे चलते हैं बेटा। अब हम बात करते हैं इसके सैन्य अभियानों की। किसकी बात करते हैं बेटा? इसके सैन्य अभियानों की बात करते हैं, सैन्य संगठन की बात करते हैं। सॉरी, सैन्य संगठन के मामले में इसने क्या किया। तो देखो बेटा ध्यान से, सैन्य संगठन क्या बेटा? सैन्य संगठन, स्थायी एवं विशाल सेना का गठन किया इसने। और इसकी सेना में कितने बेटा? 4.5 लाख, यानी 4,75,000 सैनिक थे। कितने? 4,75,000 सैनिक इसकी सेना में थे। कितने थे बेटा? 4,75,000। सैनिकों का हुलिया लिखने और घोड़ा दागने की प्रथा का भी इन्होंने क्या किया? प्रचलन किया। ठीक है। सेना का हुलिया यानी पहचान, ठीक है, और घोड़ा दागने की प्रथा। ठीक है। सेना को नगद वेतन देने की परंपरा भी इसने प्रारंभ की बेटा। क्या बेटा? सेना को नगद वेतन देने की परंपरा भी इसने प्रारंभ की। तो बेटा ये काफी इसने सुधार किए। इससे पहले ऐसे सुधार बाकी जो शासक हुए उन्होंने नहीं किए थे। ठीक है। हाँ, ना तो गुलाम वंश में इतने हुए किसी ने किए, ठीक है, ना इससे पहले जलालुद्दीन ने किए, लेकिन इसने ये बहुत बड़े रिफॉर्म एक तरह से किए। अच्छा, दूसरा बेटा हम बात करें कि बाजार व्यवस्था पे इसने क्या किया? बाजार व्यवस्था को काफी इसने उस पर नियंत्रण किया था और बहुत सुदृढ़ बनाया था बाजार व्यवस्था को। ठीक है। वर्तमान का कैंटीन बना के रख दिया था। चलो, किसकी बात कर रहे हैं बेटा? बाजार व्यवस्था की बात कर रहे हैं। इसकी बात कर रहे हैं बेटा? बाजार व्यवस्था की बात कर रहे हैं। उसने बाजार व्यवस्था के अंतर्गत वस्तुओं का मूल्य निर्धारित किया, मिलावट, कम तोलना, है,
कम तौलने के लिए कठोर दंड का प्रावधान किया। बाजार व्यवस्था को नियंत्रित करने के लिए अलाउद्दीन ने दीवान ए रियासत विभाग की स्थापना की थी। ठीक है, तो बेटा और एक इतना कठोर नियम बनाया था कि कम तौलने वाला अगर कोई व्यक्ति है उसने 100 ग्राम कम तौल दिया तो उसके लिए दंड की व्यवस्था की थी कि उसके शरीर से 100 ग्राम मांस काट लिया जाएगा, यानी जितना कम तौलेगा उतना उसके क्या कर दिया जाएगा बेटा, शरीर से मांस काट लिया जाएगा। तो बताइए ऐसे में कैसे कोई कम तौल सकता है? हाँ। तो अलाउद्दीन ने पहली बार राशनिंग व्यवस्था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, अलाउद्दीन ने पहली बार राशनिंग व्यवस्था का जो है प्रचलन किया था। राशनिंग व्यवस्था का मतलब ये है बेटा कि जब किसी क्षेत्र में अकाल पड़ जाता था या बारिश के कारण क्या नहीं होती थी बेटा, फसल नहीं हो पाती थी, तो वहां के लोगों के खाने पीने की व्यवस्था करने के लिए राशनिंग व्यवस्था की इसने पहली बार ये की थी, इससे पहले किसी ने नहीं की थी। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा कि पहली बार राशनिंग व्यवस्था का प्रारंभ किसने किया या व्यवस्था किसने की, तो किसने की बेटा, अलाउद्दीन खिलजी ने की। ठीक है, चलिए तो आगे चलते हैं हम। अब देखो बेटा, हाँ, बाजार का विभाजन, बाजार का विभाजन यानी इसने बाजार का स्पेशलाइजेशन किया। क्या बेटा, स्पेशलाइजेशन किया। जैसे आज होता है ना कि कपड़ा लेने जाओ तो कपड़े का अलग मार्केट होता है, ऐसे ही और भी कोई वस्तुएं अलग अलग मार्केट होते हैं। आपने देखा होगा शहरों में कि फला चीज फला मार्केट में मिलेगी, फला चीज फला मार्केट में। तो इसने इसी तरह से बाजारों को मुख्यतः 3 उसमें बांटा था। एक मंडी होती थी जिसमें अनाज का क्या होता था बेटा, अनाज का बाजार हो जाता, उसमें खरीद बिक्री होती थी, और इसका जो अधिकारी होता था उसे सहना ए मंडी कहा जाता था। किसे बेटा, मंडी। अच्छा, एक सराय अदल होता था, यहाँ वस्त्र बिकते थे बेटा, यानी कपड़ा बाजार था ये। और यहाँ का जो अधिकारी होता था वो परवाना नवीस कहलाता था, है परवाना नवीस कहलाता था। और एक सामान्य बाजार होता था बेटा जहां घोड़े, दास, मवेशी इन सब का क्रय विक्रय होता था। ठीक है, इसके अलावा बेटा बाजार के अंदर घूमकर बाजार का निरीक्षण करने वाला अधिकारी वरीद कहलाता था। ये याद रखना कि बाजार के अंदर घूमकर बाजार का निरीक्षण करने वाला अधिकारी क्या कहलाता था बेटा, वरीद कहलाता था, वरीद। ठीक है, अच्छा चलिए तो आगे चलते हैं। आगे देखते हैं बेटा राजस्व प्रशासन। क्या बेटा, राजस्व प्रशासन। किसकी बात करते हैं बेटा, राजस्व प्रशासन की बात करते हैं। उसके द्वारा 2 नए कर लगाए गए थे बेटा। वैसे सल्तनत काल में जो चल रहे थे वो तो थे ही, इसने 2 नए कर लगाए थे। और वो 2 नए कर कौन से थे, एक था घड़ी कर, या फिर ये गढ़ी कर भी मिलता है, तो घड़ी कर या गढ़ी कर। ठीक है, तो घरों और झोंपड़ियों पर लगाया जाता है, यानी मकान पर लगाया जाता था। इसके अलावा एक था चरी कर, है क्या, चराई कर भी कहते हैं, चरी कर। ये चरागाह पर लगने वाला कर था, यहाँ पशु वगैरह चरते हैं। ठीक है, तो भू राजस्व की वसूली भूमि की पैमाइश कराकर निर्धारित की जाती थी, यानी कितनी जमीन है उसके आधार पर निर्धारित की जाती थी। इसी ने ये शुरुआत की थी, जिसे मसाहत कहा जाता था, यानी भूमि की पैमाइश करने के बाद उस पर टैक्स निर्धारित करना क्या कहलाता था बेटा, मसाहत कहलाता था। ठीक है, दीवान ए मुस्तखराज नामक नए विभाग की एक इसने स्थापना की थी, है जिसका कार्य बेटा क्या था, बकाया राजस्व की वसूली करना था। जैसे राजस्व कोई नहीं चुका पाया तो अगले साल वसूली करेंगे, अगले साल वसूली करेंगे। तो उसके लिए एक नए विभाग की स्थापना की थी जिसका नाम था दीवान ए मुस्तखराज। ठीक है, हाँ चलो इसके टैक्स के बारे में देख लेते हैं बेटा, थोड़ा सा देखें। हाँ देखो क्या है, किसके बारे में, टैक्स के बारे में देख लेते हैं क्या था सिस्टम। तो टैक्स मुख्य रूप से 4 प्रकार के थे, जैसे ये 2 नए लगाए थे, और भी थे, लेकिन मुख्य रूप से 4 प्रकार के थे जो लगभग पूरे सल्तनत में चले थे। वो कौन कौन से थे बेटा, एक था खराज, एक था जकात, एक था खुम्स। क्या था बेटा, खुम्स। ठीक है, हाँ तो खराज, जकात, खुम्स, और एक था जजिया। अभी इसमें दिखा दूंगा मैं तुम्हें, एक क्या था, जजिया। चलो अभी दिख जाएगा। तो बेटा जो खराज था ये भूमि कर था बेटा, क्या था, भूमि कर। और गैर मुस्लिम कृषकों से लिया जाता था, है गैर मुस्लिम कृषकों से। गैर मुस्लिम का मतलब हिंदू नहीं बेटा, मुसलमानों को छोड़ करके जो भी थे, चाहे वो हिंदू थे, चाहे सिख थे, चाहे ईसाई थे, चाहे जैन थे, चाहे बौद्ध थे, जो भी किसान थे उन सबसे ये कर लिया जाता, जिसका क्या था बेटा, जिसका नाम क्या था बेटा, खराज, जिसे भूमि कर हम कह सकते हैं, भूमि कर था।
अच्छा, मुसलमानों से लिया जाता था, बिल्कुल लिया जाता था। मुसलमान कृषकों से जो लिया जाता उसे कहा गया उस्र। क्या कहा गया बेटा? उसे उस्र कहा गया था। क्या? उस्र कहा गया था। और ये भूमिकर लिया जाता था। कौन सा? उस्र नाम का भूमिकर लिया जाता था। एक था जकात बेटा। जकात क्या था? ये धार्मिक कर था है, और ये मुसलमानों से लिया जाता था। ये धार्मिक कर था। किससे लिया जाता था बेटा? ये मुसलमानों से लिया जाता था, जो आय का क्या 40वां हिस्सा होता था। क्या होता था बेटा? 40वां हिस्सा होता था। खुम्स, ये लूट की संपत्ति होती थी। कहीं आक्रमण किया तो वहां क्या बेटा? लूट जो होती थी, वहां से जो धन संपत्ति मिलती थी, उसमें क्या था बेटा कि सल्तनत काल में ऐसा वो था, एक नियम सा था कि 1/4 भाग जो होगा बेटा, वो किसका होगा बेटा? सुल्तान का होगा। 1/4 भाग किसका होगा बेटा? सुल्तान का होगा। और 3/4 भाग किसका होगा बेटा? सेना का होगा। लेकिन इसने इसको उल्टा कर दिया। इसने क्या कर दिया बेटा? इसने कहा कि 1/4 होगा सेना का। किसका बेटा? सेना का। और 3/4 किसका होगा बेटा? सुल्तान का। किसका होगा बेटा? सुल्तान का। ठीक है। हाँ, लेकिन ज्यादातर डेटा ये मिलता है बेटा, क्या मिलता है कि जो लूट की संपत्ति होगी उसमें 1/5 भाग किसका होगा? राजा का होगा। और 4/5 किसका होगा बेटा? सेना का होगा। यहां अगर बात करें बेटा हम, तो ये 25% और 75% का नियम बनता है। और यहां देखें बेटा तो यहाँ 80% और 20% और 80% का नियम बनता है। यानी 20% और 80% का नियम बनता है। ये तो बनेगा। हाँ, लेकिन इसने इसको उलट दिया। तो इसने कहा कि 1/5 तो सेना का होगा और 4/5 किसका होगा? राजा का होगा। किसने पलट दिया बेटा? अलाउद्दीन खिलजी ने। तो सामान्य नियम की अपेक्षा इसने उल्टा कर दिया था। चाहे बेटा ये डेटा हो चाहे ये डेटा हो, ये दोनों डेटा मिलते हैं, लेकिन ये ज्यादा ऑथेंटिक है। ठीक है। तो ध्यान रखेंगे कि खुम्स जो था ये लूट की संपत्ति होती थी। इसमें दो तरह के हमें वो प्रचलन मिलते हैं, दोनों तरह की किताबों में देखे हैं बेटा कि उसमें सेना का हिस्सा कितना होगा? 1/5 होगा। और राजा का या सुल्तान का कितना होगा? तो 4/5 होगा। एक तो ये था, इसने बदल दिया, इसे इधर का उधर कर दिया। ठीक है। ऐसे ही बेटा 1/4 और 1/5 का सेम है, कोई वो नहीं है। तो इस बात को याद रखेंगे। ठीक है बेटा। एक था जजिया बेटा। एक कर कौन सा था? जजिया कर था। क्या था बेटा? जजिया कर था। ये गैर मुस्लिमों से लिया जाने वाला कर था। और ये किस लिए लिया जाता था बेटा? तो गैर मुस्लिम प्रजा के जीवन और उसकी संपत्ति की गारंटी, यानी उसकी रक्षा की गारंटी के तौर पर यह लिया जाता था। किसके बेटा? गैर मुस्लिम प्रजा से उसकी जीवन और उसकी संपत्ति की रक्षा की गारंटी के लिए। जजिया कर देने वाले को सैन्य सेवा से मुक्त रखा जाता था। यानी सैन्य सेवा, यानी आर्मी में भर्ती होने के लिए उसे बाध्य नहीं किया जाता था। जो इस कर को देता था उसे ऐच्छिक था। ये है, किससे नहीं लिया जाता था बेटा? तो विकलांगों से नहीं लिया जाता था, स्त्रियों से नहीं लिया जाता था, बच्चों से नहीं लिया जाता था, वृद्ध पुरुषों से नहीं लिया जाता था, और साधु संतों से नहीं लिया जाता, और ब्राह्मणों से भी ये कर नहीं लिया जाता था। किससे बेटा? ब्राह्मणों से भी ये कर नहीं लिया जाता था। फिरोज शाह तुगलक एकमात्र सल्तनत काल का ऐसा सुल्तान था जिसने इस कर को ब्राह्मणों पर भी लगा दिया था। कौन सा? जजिया कर। ठीक है। ये ब्राह्मणों पर भी लगा दिया था। और ये बेटा धार्मिक कर नहीं था, जैसे हम पढ़ते हैं कि धार्मिक कर, पढ़ते क्या है, सुनते हैं धार्मिक कर था, जजिया जजिया कर जजिया कर। तो ये क्या बेटा? उस राजा के द्वारा उसकी संपत्ति और जीवन की सुरक्षा की गारंटी के लिए लिया जाता था ये। ठीक है। हाँ, तो सल्तनत काल का फिरोज शाह तुगलक एकमात्र ऐसा वो था। ये हम तुगलक काल में पढ़ेंगे। ठीक है। तो कोई नहीं, चलो आगे चलते हैं बेटा। ये अलग का पॉइंट है। देखो बेटा आगे। हाँ, जजिया कर को अंतिम रूप से मोहम्मद शाह रंगीला ने 1720 ईस्वी में समाप्त कर दिया था, क्योंकि अब उनकी खुद की गारंटी नहीं थी तो दूसरे की क्या संपत्ति और उसकी गारंटी लेंगे। ठीक है। अच्छा, स्थापत्य कला के अगर हम देखें बेटा तो सीरी के दुर्ग का निर्माण इसने करवाया था। किसने? अलाउद्दीन ने। जमैयत खाना मस्जिद का निर्माण इसने करवाया था। अलाई दरवाजा का निर्माण इसने करवाया था। और ये अलाई दरवाजा कहाँ है? कुतुब मीनार के सामने है। और 1000 खंबा महल या 1000 सितुन महल का निर्माण भी इसने करवाया था बेटा। अलाई दरवाजे को इस्लामी वास्तुकला का रत्न कहा जाता है बेटा। इस्लामी वास्तुकला का क्या कहा जाता है? रत्न कहा जाता है। किसको? अलाई दरवाजे को। ठीक है। तो ध्यान रखना बेटा, इससे पहले मैं बता चुका हूं तुम्हें कि अतारकिन का दरवाजा किसने बनवाया था बेटा? अतारकिन का दरवाजा तो इल्तुतमिश ने बनवाया था। ऐसे ही बेटा अलाई दरवाजा किसने बनवाया था?
अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था। और आगे हम पढ़ेंगे बेटा बुलंद दरवाजा, तो वहां हम पढ़ेंगे मुगल काल में बुलंद दरवाजा किसने बनवाया था बेटा? अकबर ने बनवाया था। ठीक है, तो चलो आगे चलते हैं बेटा। देखो बेटा इसके समय में कितने, ध्यान से देखो बेटा, इसके समय में मंगोलों के 6 आक्रमण हुए थे 1297 से 1300 कितने ईस्वी तक बेटा? 1306 ईस्वी तक। तो पहला आक्रमण हुआ था बेटा 1297 में कादर खां के नेतृत्व में। दूसरा हुआ था बेटा 1298 में सल्दी के नेतृत्व में। तीसरा हुआ था बेटा 1299 में कुतलुग ख्वाजा के नेतृत्व में। ठीक है बेटा। और चौथा हुआ था बेटा 1303 में तारगी के नेतृत्व में। और 1305 में पांचवा हुआ था बेटा अली बेग और तारका नेतृत्व में। और छठवां हुआ था बेटा 1306 ईस्वी में कबक और इकबाल लमंद के नेतृत्व में। ठीक है, इकबाल मंद के नेतृत्व में हुआ था बेटा ये। अच्छा, अगर हम बात करें कि इसके उत्तराधिकारियों की बेटा, ध्यान से देखो, अगर हम इसके उत्तराधिकारियों की बात करेंगे तो कौन कौन थे इसके उत्तराधिकारी बेटा? किसके? अलाउद्दीन खिलजी के। ठीक है, तो देखो बेटा अलाउद्दीन खिलजी के उत्तराधिकारी थे शहाबुद्दीन उमर, खिज्र खां, सादी खां और मुबारक खां। कौन बेटा? मुबारक खां। अच्छा, ये शहाबुद्दीन उमर वही था बेटा जो झात्यापाली का पुत्र था। किसका था बेटा? झात्यापाली का पुत्र था। जो बताइए, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कहाँ के राजा थे जिन्होंने अपनी पुत्री का विवाह किसके साथ कर दिया? देवगिरी के राजा। कौन? रामचंद्र देव। उन्होंने अपनी पुत्री का विवाह किसके साथ कर दिया? अलाउद्दीन। उसी से तो हिंदू मां से उत्पन्न ये वो था। तो इनका जो वो था मलिक काफूर, तो मलिक काफूर को इस समय यही बुला लिया था। और जब किसकी बेटा? अलाउद्दीन की क्या हो गई बेटा? मृत्यु हो गई। तो अलाउद्दीन ने शहाबुद्दीन को क्या कर दिया बेटा? गद्दी पर बिठा दिया और खुद उसका संरक्षक बन गया। कौन? मलिक काफूर। ठीक है, तो अलाउद्दीन की मृत्यु के बाद शहाबुद्दीन उमर को शासक बनाकर स्वयं उसका संरक्षक बन गया। कौन बेटा? मलिक काफूर। कौन बन गया बेटा? मलिक काफूर उसका क्या बन गया? संरक्षक बन गया। ठीक है, और उसका उद्देश्य क्या था कि वो उसे मार करके स्वयं राजा बन जाएगा। अभी बिठा दे रहा है जिससे जनता क्या ना करे बेटा? विद्रोह ना करे। और उसने क्या किया बेटा? और उसने किया ये कि उसका जो ये मुबारक खां था, इसे अंधा बनाने के लिए, क्या करने के लिए बेटा? उसे अंधा बनाने के लिए तो मलिक काफूर ने अलाउद्दीन के अंगरक्षक सैनिकों को मुबारक खां को अंधा करने के लिए भेजा। लेकिन मुबारक खां ने उन सैनिकों को अंधा अपने पिता के वफादार सैनिक होने की दुहाई दी और अपने सोने व हीरे के हार उसे क्या कर दिए? उनको दे दिए और ढेर सारी संपत्ति दे दी। परिणाम स्वरूप वे सैनिक लौट कर आए और उन्होंने मलिक काफूर का ही वध कर दिया। ठीक है, मलिक काफूर को ही मार दिया। तो कौन बना बेटा? फिर मुबारक खां इसका शासक बना। तो किस नाम से बेटा? कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी के नाम से ये दिल्ली की गद्दी पर बैठा। ठीक है, कौन बेटा? मुबारक खां। ठीक है, हाँ बेटा, उसने शहाबुद्दीन, खिज्र खां और सादी खां, यानी जो बाकी के 3 क्या थे बेटा? शहजादे थे, बाकी के 3 जो राजकुमार थे, उनको क्या कर दिया? उनकी हत्या करवा दी, क्योंकि उसे राजा बने रहना चाहिए था। ठीक है, तो शहाबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी, शहाबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी, यानी ये पूरा नाम था इसका, शहाबुद्दीन मुबारक खिलजी कह दीजिए, शहाबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी दिल्ली सल्तनत का बेटा पहला सुल्तान था जिसने स्वयं को खलीफा घोषित किया था। वैसे ये क्या है? अंतिम सुल्तान है, क्योंकि इसके बाद में फिर इसके वंश का नहीं होगा। ठीक है, तो ये पहला सुल्तान था जिसने क्या किया था बेटा? दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था। इस वंश का ये अंतिम था। ठीक है, हाँ, तो इसने अपने आप को क्या? खलीफा घोषित कर दिया था। ठीक है, मुबारक खिलजी को नग्न स्त्री व पुरुष की संगति पसंद थी, मतलब सटका हुआ था ये। तो मुबारक खिलजी को क्या बेटा? इसी की बात कर रहे हैं, नग्न स्त्री व पुरुष की संगति पसंद थी इसको। और क्या ये इस तरह के काम करता था? कभी कभी दरबार में स्त्रियों के वस्त्र पहनकर आ जाता था वर्णी के अनुसार। कभी कभी नग्न होकर दरबारियों के बीच बेटा ये दौड़ा करता था, है?
मुबारक खिलजी के वजीर खुसरो खान ने 1320 में उसकी हत्या कर दी और स्वयं दिल्ली के सिंहासन पर बैठ गया है। खुसरो खान ने पैगंबर के सेनापति की उपाधि धारण की थी। किसकी? पैगंबर के सेनापति की उपाधि धारण की थी। ठीक है बेटा। अच्छा, मुबारक हसन को मुबारक खिलजी ने खुसरो खान की उपाधि दी थी। तो ये मुबारक हसन था वास्तव में जिसने इसकी हत्या की थी। ठीक है, जिसने उसकी हत्या की थी। तो कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी का चिश्ती सिलसिले के संत निजामुद्दीन औलिया से बहुत बड़ा बेटा मतभेद था और कई बार छिटपुट घटनाएं भी घटी थी। और इसने एक बार तो ये कह दिया था कि उनको हम फलां दिन में उठवा लेंगे और उसी दिन वो खत्म, मर भी गया था, उसकी हत्या भी हो गई थी उसी दिन। ठीक है, किसकी? इसकी। ठीक है, चलिए, तो ये था बेटा तुम्हारा खिलजी वंश और ये तुम्हारा खत्म हो गया है। तो आगे जो आएगा बेटा तुगलक वंश है, काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो बेटा अगर क्लास तुम्हें ठीक लगती है तो शेयर भी कर दिया करो और ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग बेटा।